पहले तो स्लाइड ही नहीं सही से लगी है। अच्छा ठीक है, तो हो जाएगा। लाइव है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल KYT क्लासेस। तो आज हम देखेंगे CDP के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, टेट का आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी टेट है, CTET है, या फिर किसी भी स्टेट का कोई भी टेट का एग्ज़ाम है, झारखंड टेट हुआ, छत्तीसगढ़ का है टेट, और उत्तराखंड का जो होता है टेट, आपका टेट के कोई भी एग्ज़ाम हो तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपके ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, कुछ MCQ और PYQ भी है इसमें आपके क्वेश्चन, तो चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपके, ये किसी न किसी साल और किसी न किसी टेट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं है पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, मानव विकास का प्रारंभ कब से होता है। यानी कि कोई भी एक मानव है, उसका जब विकास होता है तो उसका प्रारंभ कौन सी एज से होता है, यानी कि कौन सी अवस्था से होता है। तो पहला क्या है हमारा प्री चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। सेकंड है पोस्ट चाइल्डहुड एज, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। तीसरा है शैशव अवस्था है। चौथा है गर्भावस्था, यानी कि प्रसव पूर्वावस्था से होता है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन इंपॉर्टेंट होता है आपका। तो चारों में कौन सा ऑप्शन होगा सही, कि एक मानव का विकास कब से प्रारंभ होता है, तो वो कब से होता है हमारा, वो गर्भावस्था से होता है, यानी कि प्रसवपूर्व अवस्था से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। पूर्व बाल्यावस्था से नहीं होता है, उत्तर बाल्यावस्था नहीं, और शैशवावस्था से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ ऑप्शन, यानी कि प्रसवपूर्व अवस्था से प्रारंभ होता है एक मानव का विकास। ठीक है, अब हम देखते हैं शैशव अवस्था। इसकी एज क्या होती है, इसकी एज हमारी होती है 0 से 2 वर्ष, यानी कोई जो बच्चा 0 से 2 साल का होगा वो शैशव अवस्था में होता है। ठीक है, और पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है, तो इसकी एज होती है 2 से 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष, कुछ भी हम ले सकते हैं, 2 से 6 वर्ष होती है। और उत्तर बाल्यावस्था होती है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, और प्रसव पूर्व अवस्था यानी कि प्रेगनेंसी टाइम, ये कितना होता है, ये आपका 9 मंथ होता है, 9 मंथ होता है। ठीक है, 9 महीने, और या फिर इसका ये कितने दिनों का होता है, महीने में तो 9 मंथ हो गया, 9 मंथ और 10 डेज भी कुछ लोग हम कहते हैं। और दिन में ये कितने दिन का होता है, 280 दिन, 280 दिन। और इसको अगर हफ्ते में देखेंगे तो ये होता है 40 वीक, यानी कि 40 हफ्ते का ये हमारा टाइम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या होता है, जैसे कि ये गर्भावस्था जो होती है, इसके हमारे 3 स्टेज होते हैं। 3 स्टेज क्या होते हैं, GEF से हम उसको देखते हैं, किससे, GEF। जी से होता है जर्मिनल स्टेज, ई से होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज, और एफ से होता है फेटल स्टेज। ठीक है, इसकी 3 स्टेज होती है वह गर्भावस्था की। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि मानव का विकास जो होता है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन नंबर, कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ये बुक वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि 1-2 नंबर का, 1 नंबर का तो आपका यूपी टेट के एग्जाम में तो काफ़ी 1 नंबर का आ जाता है ये क्वेश्चन। तो ये कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक लिखी किसने है, तो ये आपकी लिखी है रॉबर्ट गैनी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है किशोर अवस्था पर। ये किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो इसका ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कई बार टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किशोर अवस्था तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, ये किसने कहा था। तो ये किसने कहा था, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि स्टैनली हॉल ने कहा था कि किशोर अवस्था एक संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या पूछा गया है इसमें कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। माइक्रो टीचिंग हमारे BEd DLEd का जो भी हम कोर्स हम करते हैं उसमें हमारी प्रैक्टिस के लिए
माइक्रो टीचिंग की जाती है। तो माइक्रो टीचिंग में हमारा टोटल कितना टाइम लगता है? तो पूरा टाइम हमारा जैसे प्रोजेक्ट को बनाने में फिर माइक्रो टीचिंग जो करने में पूरा टाइम हम लोगों को कितना लगता है? 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट लगता है। हम पूरी प्लानिंग करते हैं, जैसे कि देखिए एक बार हम प्लान बनाते हैं। सबसे पहले 6 मिनट का हमारा प्लान, 6 मिनट या 12 मिनट का प्लान, सॉरी प्लान बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? सबसे पहले हमारा प्लान होता है, सबसे पहले प्लान बनाएंगे, फिर उसके बाद टीचिंग स्टार्ट होगी, टीचिंग स्टार्ट होती है। फिर टीचिंग के बाद क्या होता है? जब हम लोग जब पढ़ाते हैं तो टीचिंग के बाद जो वहाँ पर एग्जामिनर मतलब जो भी हमारे बैठे होते हैं टीचर्स, वो उसका फीडबैक देते हैं कि हमारी क्लास कैसी हुई, हमने कैसी की टीचिंग, ठीक है। उसके बाद अगर उसमें कोई होती हैं कमियाँ तो क्या होता है, फिर से हम लोग रीप्लान करते हैं। मतलब हम फिर से प्लान बनाते हैं, फिर रीटीचिंग होती है, फिर से टीचिंग हम करते हैं। क्या होती है? रीटीचिंग होती है। फिर उसके बाद हमारा री फीडबैक होता है, मतलब हमको उसके बाद फिर से फीडबैक मिलता है। तो इस पूरे सर्कल में हमको कितना टाइम लगता है? 36 मिनट का, यानी कि 36 मिनट का टाइम लगता है पूरे प्रोजेक्ट में। मतलब पूरे टीचिंग में माइक्रो टीचिंग जो होती है उसमें हमको टाइम लगता है 36 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? इसमें आपका पूछा गया है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के प्रमुख अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं होता है। ये किसने कहा? यानी कि सीखने का पठार, ये वाली बात किसने कही है? जब हम सीखते हैं तो कुछ टाइम बाद हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, तो उसमें क्या एक पठार की तरह आ जाता है, एक रुकावट टाइप की आ जाती है। तो ये किसने कहा था? ये रॉस ने कहा था कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है, ठीक है। तो ये किसने कहा था? रॉस ने कहा था। ये कथन वाले क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो उसमें या तो आपको सब आंसर होना चाहिए पता सबके कि किसने क्या कहा। अब इतना तो भूल दे भी सकते हैं एग्जाम में, तो हम तुक्का ही लगा सकते हैं एग्जाम में कि किसने कहा। तो इसका ऑप्शन तो खैर रॉस होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक को कक्षा में एक समस्यात्मक बालक मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए? कोई बच्चा है जो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, क्या है, उसको कोई समस्या है कक्षा में, तो उसको हम क्या करेंगे क्लास में? बच्चे को अनदेखा कर देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। क्या करना चाहिए लिखा है ना, हाँ, अनदेखा नहीं, अनदेखा हम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा किसी को कोई दिक्कत है क्लास में तो अनदेखा हम कर देंगे नहीं, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। हाँ, उसको हम समझा सकते हैं कि उसके अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, तो हाँ बिल्कुल सही है। बच्चे को तुरंत घर भेज देना चाहिए नहीं। अगर हम उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी क्लास में, हम उसको भेज देंगे घर, तो वो कैसे तब पढ़ पाएगा और समझ पाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को दंडित करना चाहिए, तो पनिशमेंट तो देना नहीं है बच्चे को। तो ये वाला ऑप्शन भी एकदम रॉन्ग होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ यानी कि पाठ्य सहगामी गतिविधियों के मुख्य रूप से किससे संबंधित है? छात्रों के मानसिक विकास से नहीं, व्यावसायिक विकास से नहीं, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। को कैरिकुलर का मतलब होता है कि छात्र का वो बोलना भी सीखता है और पढ़ना भी सीखता है, एक्टिविटीज़ भी सीखता है बहुत सारी, तो उसका एक तरह से सर्वांगीण विकास होता है, यानी कि ऑलराउंडर डेवलपमेंट होता है उसका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट प्रोपाउंडेड ए लर्निंग थ्योरी? निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है? हाँ, नहीं दिया, इसमें पूछा गया है, नहीं वाला क्वेश्चन है। तो किसने नहीं दिया है? थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने तो दिया है लर्निंग की थ्योरी, BF स्किनर ने भी दिया है, पावलो ने भी दिया है। थॉर्नडाइक ने दिया है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है, तो ये भी एक लर्निंग है, ठीक है। त्रुटि का सिद्धांत दिया है इसने, तो ये भी एक लर्निंग है। BF स्किनर ने भी दिया है एक,
थ्योरी पावलोव ने भी दिया है। बीएस ब्लूम ने क्या दिया है, इसने डेवलपमेंट के 3 डोमेन दिए हैं। तीनों डोमेन याद करने के लिए हमने उसको कैप से याद रखा है। इसने डेवलपमेंट के 3 डोमेन दिए हैं कैप। इसमें क्या आता है कैप में, कॉग्निटिव डोमेन और ये अफेक्टिव डोमेन और फिर तीसरा क्या है, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, इसने 3 डोमेन दिए हैं बीएस ब्लूम ने। तो ये हमारा इसमें लर्निंग का थ्योरी नहीं दिया है इन्होंने, तो बीएस ब्लूम ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में अवरोधन का अर्थ क्या है, यानी कि स्टैग्नेशन। मीनिंग ऑफ एजुकेशन में स्टैग्नेशन का मतलब क्या है कि बच्चे का स्कूल ना जाना। तो अवरोधन तब कैसे होगा, जब बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा, तो वो स्कूल में उसने एंट्री ही नहीं ली, तो ये नहीं होगा। स्कूल छोड़ देना, स्कूल बीच में छोड़ने के तो बहुत सारे हो सकते हैं रीज़न। उसके पास फीस नहीं हो सकती है देने के लिए, तो ये स्टैग्नेशन नहीं हो पाएगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर थर्ड ऑप्शन है बच्चों का 1 से अधिक वर्ष तक एक ही कक्षा में रुका रहना। हाँ, अगर बच्चा एक क्लास में बार बार फेल हो रहा है, एक ही क्लास में बार बार वो रहता है, तो वो एक तरह से उसका स्टैग्नेशन हो जाएगा, यानी कि अवरोधन हो जाएगा। वो एक ही क्लास में वो रुक गया है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो। स्कूल में प्रवेश अगर लेगा तो स्टैग्नेशन कहाँ होगा, प्रवेश लेगा तो पढ़ेगा आगे और बढ़ेगा, ये तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है। पूर्व ज्ञान मतलब हम ये जांचते हैं क्लास में कि बच्चे को पहले से इस टॉपिक के बारे में कितनी जानकारी है। ठीक है, जब माइक्रो टीचिंग होती है क्लास में, तो हम क्या करते हैं, प्रस्तावना। जब हम कोई भी टॉपिक निकालते हैं तो उसमें से बच्चे से पहले क्वेश्चन पूछते हैं ना थोड़े बहुत, कि उस चीज़ के बारे में। अब हमने मान लो है पढ़ाना क्लास में बादल के बारे में, ठीक है, तो हम पहले से पूछेंगे कि बच्चे से कि बादल के बारे में कि वो क्या जानता है, उससे थोड़े बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना कौशल। मतलब प्रस्तावना के थ्रू जब हम बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको हम पूर्व ज्ञान कहते हैं। तो प्रस्तावना कौशल से हमारा पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है। क्लोजर में यानी कि समापन में, तो समापन में तो हम समझा ही देते हैं पूरा टॉपिक, तो उसमें पूर्व ज्ञान कहाँ आएगा, तो ये नहीं होगा। प्रदर्शन में तो हम पढ़ाते हैं क्लास में, तो प्रदर्शन देते इसमें भी नहीं है। उद्दीपन मतलब जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो आवाज़ में उतार और चढ़ाव होता है, तो इसके अंदर तो पूर्व ज्ञान नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि का संप्रत्यय ये किसने दिया है, तो किसने दिया है, तो बहुबुद्धि का संप्रत्यय दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोल्डमैन ने दिया है इमोशनल इंटेलिजेंस, इन्होंने क्या दिया है, इमोशनल इंटेलिजेंस इन्होंने दिया है। ठीक है, और थॉर्नडाइक ने भी हमने देखा ट्रायल और एरर थ्योरी दिया है, यानी कि प्रयास त्रुटि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया में क्या कठिनाई होती है, किस चीज़ में, तो किस में होती है, व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में या पढ़ने लिखने में। तो किसमें दिक्कत होती है, जो डिसलेक्सिया होता है उसमें पढ़ने और वर्तनी में होती है दिक्कत। मतलब कि बच्चे को होती है दिक्कत, जैसे बी लिखा है, बी को वो डी पढ़ लेता है, 6 लिखा है, 6 को वो 9 पढ़ लेता है। ठीक है, मतलब हर उसको अक्षरों का ज्ञान सही से नहीं होता है, उसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, निम्नलिखित में से कौन से एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। तो समावेशी कक्षा कौन सी होती है, जिसमें हर तरह के होते हैं स्टूडेंट। मतलब कोई बच्चा है कमज़ोर पढ़ने में, कोई वीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन वो सारे बच्चे एक ही क्लास में एक साथ ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, क्या भूमिका उसकी नहीं होनी चाहिए। शिक्षक को विशेष आवश्यकता
वाले बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना चाहिए, इसमें लिखा है नहीं, हाँ तो ये सही हो जाएगा। जब नहीं ही पूछा गया है क्वेश्चन में तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है। और अक्षम जो बच्चे होते हैं पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए, ये भी सही है। आवश्यकता के अनुसार उचित व्यवस्था होनी चाहिए बैठने की, तो ये भी सही है। इसमें पूछा ही गया है गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, छात्रों द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछना रोक दिया जाना चाहिए, नहीं। अगर हम बच्चे को रोक देंगे क्लास में क्वेश्चन पूछने से तो वो तो क्लास में कुछ पूछ ही नहीं पाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, तो उसको अनुमति देनी चाहिए क्लास में पूछने। हतोत्साहित करना चाहिए, इसका मतलब कि वो हतोत्साहित हो जाएगा तो वो बेचारा पूछ ही नहीं पाएगा क्लास में कुछ भी, तो ये भी नहीं होना चाहिए। प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि इनकरेज करना चाहिए बच्चे को क्लास में पूछने के लिए, तो प्रोत्साहित करना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की बुद्धि मुख्य रूप से किससे संबंधित है? वृद्धि यानी कि ग्रोथ। तो ग्रोथ किससे होती है संबंधित? शारीरिक विकास से, यानी कि बच्चे का शरीर जब बढ़ेगा तब तभी तो उसके अंदर होगी ना वृद्धि। तो वृद्धि का संबंध किससे होता है? शारीरिक विकास से, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट से। सोशल नहीं, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट हमारे 4 तरह के होते हैं, PCSE यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम है, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? JP गिलफोर्ड ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कथन ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको मैचिंग करना है। तो क्या दिया है? पहला ब्रूनर किससे होता है संबंधित? कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, ये ऑप्शन, ये फर्स्ट का 4। और आसुबेल किससे है संबंधित? एडवांस ऑर्गेनाइजर, ये बी। और ग्लेसर किससे संबंधित है? बेसिक, ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट का 4th है, सेकंड का 3rd है, थर्ड का 1 है, हाँ बेसिक टीचिंग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, समस्या का समाधान का प्रथम चरण क्या है? आंकड़ों का संग्रह तो नहीं। समस्या की पहचान, देखिए जब समस्या की आप पहचान करेंगे तभी तो उसका होगा ना समाधान। जब हम समस्या जानेंगे कहाँ पर है तभी तो उसका समाधान हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों का अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली कब होगा? जब शिक्षक तानाशाह होगा, यानी कि शिक्षक बस क्लास में बोलता जाएगा और बच्चे शांत होकर सुनते रहेंगे, तो डेवलपमेंट उनका नहीं हो पाएगा, अधिगम प्रभावशाली बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बच्चे निष्क्रिय श्रोता होंगे, यानी कि बच्चे चुपचाप बैठे रहेंगे क्लास में और सुनते रहेंगे, तब भी नहीं हो पाएगा। और क्या हुआ? अगला ऑप्शन है कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन टेक प्लेस, यानी कि उसका संवेगात्मक, भावनात्मक और गत्यात्मक का विकास होगा। हाँ, उसमें जब हर पक्ष का विकास होगा तो बच्चे का अधिगम अच्छे से हो पाएगा। केवल पढ़ने और लिखने पर जोर होगा नहीं, जब वो हर तरह से क्लास में एक्टिव होगा, यानी उसका माइंड भी एक्टिव होगा और वो भावनात्मक इमोशनल रूप से भी क्लास के अंदर ही होगा, तो उसके अंदर उसका डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्या, स्मृति स्तर और बोध स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? तो इसमें कौन कौन से आते हैं चरण? सबसे पहले इसमें आता है, इसमें कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है? तो कौन सा होता है? प्रेजेंटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें चरण। इसमें से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? इसमें कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन को। इसको रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन यानी किसको? ये कंडीशनल थ्योरी। तो ये दी थी
पावलोव ने दिया था आपका ये, ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। फिर एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ये दिया था थॉर्नडाइक ने, ये थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी कि सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये किसने दिया था, ये दिया था कोहलर ने, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बहुत सारे टेट के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है, कौन से शामिल नहीं है, तो कौन कौन से शामिल हैं हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। सिंबॉलिक स्टेज यानी कि संकेतात्मक अवस्था, प्रतिम्य, फिर आइकॉनिक स्टेट ये भी होती है शामिल, फिर इनएक्टिव स्टेट ये भी शामिल होती है। तीनों स्टेज शामिल होती है, कौन सी नहीं शामिल है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंट्यूटिव स्टेज ये शामिल नहीं होती है, तो डी ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंबॉलिक स्टेट, इसमें सिंबल के थ्रू हमने ए लिख दिया, बी लिख दिया, तो बच्चा देख करके उसको सीख जाता है। अगली है आइकॉनिक स्टेट यानी कि प्रतिबिंबात्मक, किसी चीज़ का फोटो यानी कि जो पिक्चर होता है उसको देख करके सीखते हैं बच्चे। तीसरी है इनएक्टिव यानी कि क्रिया करके, किसी काम को जो करके सीखते हैं उसको हम कहते हैं। तो तीनों अवस्थाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर डी नहीं होता है, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर मॉरिसंस के बौद्धिक स्तर का शिक्षा मॉडल में 5 जो चरण दिए हैं उसको हमको सही से लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एक्सप्लोरेशन, फिर आएगा प्रेजेंटेशन, और फिर आएगा एसिमिलेशन। तो देखते हैं इस तरह से कौन लगा है सबसे पहले, प्रेजेंटेशन, यहाँ एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन और फोर्थ वाला एसिमिलेशन। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसी में दिया है बस खाली, और बाकी और किसी में ये वाला ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्या पूछा गया इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, नॉलेज, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, ये भी होता है, ये भी होता है, पहले अब वो होता है अंडरस्टैंडिंग, फिर एप्लीकेशन और फिर नॉलेज, यानी कि वैल्यूइंग, अनुमूल्यन, ये सही संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है, चार दिए हैं वक्र, एक पूछा है कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉम्बिनेशन और लॉन्गिट्यूडनल। तो कॉनकेव भी होता, कॉन्वेक्स भी होता है, कॉनकेव भी होता है, और कॉम्बिनेशन भी होता है इन दोनों, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल, लंबवत तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, और लंबवत एकदम सीधी रेखा में तो कोई भी नहीं होती है लर्निंग, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कि वक्र कौन सा आंसर नहीं है पूछा गया है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा, लंबवत कोई वक्र भी नहीं होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मैच कॉलम को मैच करना है इसमें, एनिमल इंटेलिजेंस, ये किसने दिया है, एनिमल इंटेलिजेंस दिया है थॉर्नडाइक ने, जो बिल्ली के ऊपर एक प्रयोग किया गया था। फिर रीइंफोर्समेंट दिया है किसने, स्किनर ने दिया है, तो पहले का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, तो फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन और सेकंड का फोर्थ ऑप्शन, तो पहले में दिया है ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये किससे संबंधित है, एकीकरण के सिद्धांत नहीं, अंतःक्रिया का सिद्धांत, कभी ना समाप्त होने वाली यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है निरंतर का, ये निरंतरता का यानी कि कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है, तो कौन सा है इसमें, 86वां संविधान संशोधन,
जो 2002 में किया गया था। इसमें क्या बताया गया है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री में शिक्षा दी जाएगी, यानी कि उनका एजुकेशन फ्री होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ये किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है। ये कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, मैकडूगल ने बताया कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, ये किसने कहा? ये कहा है कॉल और ब्रूस ने कहा है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ सीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस सेक्शन की आप ये प्रैक्टिस अच्छे से आप करिएगा, एक बार और देख लीजिएगा आप सेशन, तो सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे। बाकी आपको कोई भी चीज़ हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपको, और पीडीएफ अगर चाहिए तो कमेंट में आप बोल सकते हैं उसके लिए भी। और अगर सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।